दोस्तों आज का कोट होगा न दैन्यम न पलायनम, यानी कि जीवन की विपरीत स्थितियों में न तो हमें दिनहीन बने रहना है और न ही हमें पीछे हटना है, बल्कि उनसे टकरा कर उन्हें अपने फेवर में कर लेना है, उन्हें अपने पक्ष में कर लेना है और अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आज हम लोग करेंगे डिस्कस 17 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और शुरुआत करेंगे पिछले वीडियो के रिवीजन से। तो कल का जो वीडियो था उसमें जो प्रश्न हमने डिस्कस किए थे उसका एक बार वन लाइनर रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, नाम होगा इसका गंगा एक्सप्रेसवे। ये मेरठ से लेकर प्रयागराज तक बनने वाला है और इसका जो उद्घाटन है, शुभारंभ है, वो जून 2021 में प्रस्तावित है, याद रखिएगा। 1 फरवरी को पेश बजट में अगले वित्त वर्ष में यानी कि 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है और इस घाटे को 2026 तक 4.5% पर समेटने का भी लक्ष्य रखा गया है। असीम पोर्टल जो कि जुलाई 2020 में स्टार्ट हुआ था, तो इसके आंकड़ों के मुताबिक भारत में सबसे अधिक नौकरी देने वाला राज्य बन गया है कर्नाटक। और सबसे अधिक किस राज्य के युवा नौकरी की तलाश में हैं, तो इसका आंसर है यूपी। और जॉब सीकर्स की लिस्ट में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान तीसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर। हाल ही में कौन भारतीय गेंदबाज हरभजन को पीछे छोड़ते हुए भारतीय सरजमी पर सर्वाधिक टेस्ट विकेट चटकाने वाला दूसरा गेंदबाज बन गया है? तो ये हैं आर अश्विन। 12वीं ख्वाजा अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2021 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? सही आंसर होगा 23 पदक। हाल ही में किसे मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? इसका आंसर होगा जस्टिस पीवी संजय कुमार। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी रूप से विकसित अर्जुन मेन बैटल टैंक यानी कि MK1A को भारतीय सेना को किस शहर में सौंपा? सही जवाब होगा चेन्नई। हाल ही में एक भारतीय महिला पहली बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है, उनका नाम है रश्मि सावंत। और भारत में वोल्वो कार्स इंडिया के पहले भारतीय MD बन गए हैं ज्योति मल्होत्रा। विश्व बैंक ने किस राज्य के जनजाति बहुल क्षेत्रों में पोषण सहायक कृषि यानी कि ऐसी खेती जहां पर पोषक जो फसलें हैं वो उगाई जाएंगी, तो इनको समर्थन देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये राज्य है छत्तीसगढ़। टाटा मोटर्स के नए MD और CEO बने हैं मार्क लिस्टोसेला और इटली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मारियो द्रागी। तो ये था कल का करंट अफेयर और अब बारी है आज के करंट अफेयर की। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आप साप्ताहिक करंट अफेयर का रिवीजन करना चाहते हैं तो फरवरी प्रथम सप्ताह और फरवरी द्वितीय सप्ताह कि दोनों सप्ताह के जो वीडियो के लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। और अब बारी है आज के प्रश्नों की। हाल ही में इरडा यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीमा कंपनियों को डिजिटल पॉलिसी से संबंधित निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा कि इरडा की स्थापना कब की गई थी? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1999 में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि इरडा का जो फुल फॉर्म होता है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये क्या है? यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, याद रखना। और इसका जो गठन किया गया है वो किसके लिए किया गया है? इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट और प्रमोट करने के लिए किया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और हेडक्वार्टर मिलेगा आपको हैदराबाद में, ठीक है। और वर्तमान में इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? सुभाष चंद्र खुंटिया। ये आपको याद रखना है। सरकार ने निजीकरण के लिए कितने बैंकों का प्रारंभिक चयन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4 बैंकों का। तो मोदी सरकार ने निजीकरण के लिए प्रारंभिक रूप से 4 मिड साइज बैंकों का चयन किया है। सरकार के 3 सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक इनमें बैंक का महाराष्ट्र है यानी कि BOM, बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि BOI, इंडियन ओवरसीज बैंक IOB और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में इसके बारे में घोषणा की थी। तो फ्रेंड्स ये जो बैंक्स हैं, चारों बैंक, इसमें मुख्य रूप से हम आज चर्चा करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो महाराष्ट्र मुख्यालय वाले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1911 में। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत का पहला कमर्शियल बैंक था
जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व वाला और भारतीयों द्वारा प्रबंधित था। बैंक की पूरे देश में 4,659 ब्रांच है। यह भी साल 1969 में सरकारी बैंकों में शामिल हुआ। वित्त वर्ष 2021 की दिसंबर तिमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा 6.45% बढ़कर 165 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भारत जल्द ही अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। इसकी मारक क्षमता कितने किलोमीटर की होगी? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 160 किलोमीटर। तो भारत इस साल हवा से हवा में 160 किलोमीटर की दूरी से मार गिराने की क्षमता वाली अस्त्र मिसाइल का परीक्षण स्टार्ट करेगा। रिपोर्ट के अनुसार इस घातक मिसाइल के साथ ही भारत हवाई युद्ध के मामले में पाकिस्तान और चीन से भी आगे निकल जाएगा। लंबी दूरी की मारक क्षमता से लैस अस्त्र मार्क 2 मिसाइल ये विजिबल रेंज से बाहर भी दुश्मनों के विमान को निशाना बनाने में सक्षम होगी, यानी कि अगर विमान नहीं भी दिख रहा है तब भी इसे ये मार गिराएगी। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल ध्वनि की गति से 4 गुना तेजी से उड़ान भरती है। यह मिसाइल सभी मौसम, दिन और रात, हर समय मार करने में समर्थ है। मौजूदा समय में इसकी रेंज 100 किलोमीटर की है, इसे बढ़ाया गया है और 160 किलोमीटर कर दिया गया है। और इसको बनाया किसने है? तो DRDO ने इसको बनाया है। और ये जो महंगी मिसाइल है वो रूसी, फ्रांसीसी और इजराइल की BBRAAM की जगह लेगी। मौजूदा समय में ये मिसाइलें BBRAAMs आयात की जाती हैं। मिसाइल का आकार बाकी मिसाइलों की तुलना में काफ़ी छोटा है और वजन भी बेहद कम है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कुल मिला के 11 फरवरी। और 11 फरवरी क्यों? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो इसी अवसर पर 11 फरवरी को विज्ञान ज्योति कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। और इस कार्यक्रम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया था। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 12वीं फाजा अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2021 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है क्योंकि कल के वीडियो में भी ये क्वेश्चन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुल मिला के 23 पदक। ठीक है, याद रखना इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसका रिवीजन करवा दिया। तो दोस्तों याद रखना कि थाईलैंड ने 34 पदक जीते हैं, जबकि तुर्की, केन्या और भारत के नाम एक समान पदक हैं, यानी कि कुल मिला के 23 पदक। ठीक है, और यूएई में हुआ था ये आयोजन, तो यूएई ने जीते हैं कुल मिला के 14 पदक। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड न्यूज़ एक किताब आई है, नाम है इसका द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड न्यूज़। तो ये किताब लिखी गई है मेघना पंत के द्वारा, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो किताब है ये लिखी गई है मेघना पंत के द्वारा। ये अवार्ड विनर राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं और स्पीकर हैं। ठीक है, तो ये किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया जा रहा है? महाराजा सुहेलदेव स्मारक, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहराइच में मिलेगा आपको महाराजा सुहेलदेव स्मारक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रावस्ती के महान योद्धा राजा सुहेलदेव की 4 मीटर 20 सेंटीमीटर 4.2 मीटर ऊंची प्रतिमा के निर्माण समेत स्मारक का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बसंत पंचमी के दिन शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? स्वतंत्र देव सिंह। तो बहराइच स्थित कार्यक्रम स्थल पर इस दौरान मौजूद रहे थे। कार्यक्रम स्थल है चित्तौरा। महाराजा सुहेलदेव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के सेनापति सैयद सालार गाजी को मार गिराया था। हाल ही में किसे रेडमी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोनू सूद। तो तस्वीर देखते ही आप समझ गए होंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। किस देश की क्रिकेट टीम 100 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच T20 क्रिकेट मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? और ये कारनामा किया है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। हाल ही में जारी कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स किसने जारी किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ICICI लॉम्बार्ड ने। तो फ्रेंड्स निजी सामान बीमाकर्ता ICICI लॉम्बार्ड ने
कारपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स जारी किया है। यह एक एकीकृत मानकीकृत कारपोरेट जोखिम सूचकांक है जो उद्योगों और कंपनियों तक फैला है। इससे कंपनियों को अपने व्यवसाय मतलब उसके सामने जो जोखिम आएगा उसके लेवल को समझने में मदद मिलेगी और एक सफल जोखिम उठाने की योजना को विकसित करने में भी यह सहायता करेगा। इसने जोखिम मापने के उपकरण को विकसित करने के लिए कंसल्टिंग फर्म फ्रास्ट और सुलिवन के साथ काम किया है। तो ICICI लॉम्बार्ड के जो CEO हैं उनका नाम है भार्गव दास गुप्ता और मुख्यालय मिलेगा आपको मुंबई में। ICICI लॉम्बार्ड की स्थापना हुई थी 2001 में। बच्चों पर आधारित कितनी पुस्तकों को पराग सम्मान सूची में शामिल किया गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 35 बुक्स हैं इसमें। तो विनोद कुमार शुक्ल, नंदिनी नायर और जेरी पिंटो जैसे लेखकों की बच्चों और युवाओं पर आधारित हिंदी और अंग्रेजी की काल्पनिक तथा गैर काल्पनिक पुस्तकों को पराग सम्मान सूची 2021 में जगह दी गई है। पराग इनिशिएटिव ऑफ टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाने वाली इस वार्षिक सूची के दूसरे संस्करण में बीते एक साल में प्रकाशित बच्चों की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों को शामिल किया गया है। अभिनेत्री शोभा अली खान ने 13 फरवरी को सूची जारी करते हुए कहा कि इसके जरिए शिक्षकों, पुस्तकालय कर्मियों और अभिभावकों को हर साल बच्चों के लिए प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुस्तकों के बारे में पता चलेगा। पराग को इस संस्करण के लिए अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 के बीच 26 भारतीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें मिली थी। साल 2021 की सूची में अंग्रेजी की 20 और हिंदी की 15 पुस्तकों को जगह दी गई है। जिन पुस्तकों को इस सूची में जगह दी गई है उसमें जेरी पिंटो की पुस्तक माई डैडी एंड द वेल, अदिति राव की पुस्तक कैंडिड टेल्स इंडिया ऑन अ मोटरसाइकिल और नंदिता दास कुन्हा की जो पुस्तक है द मिरेकल ऑन सुंदरबाग स्ट्रीट, ये किताबें इसमें शामिल हैं। स्नैकपीडिया नामक एक मोबाइल ऐप बनाया गया है। आपको बताना है कि स्नैकपीडिया नामक जो मोबाइल ऐप है ये किस प्रदेश ने लॉन्च किया है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, केरला। जैसा कि आप जानते हैं केरला में 100 से अधिक जो है प्रजातियां पाई जाती हैं सांपों की। केरला के CM कौन है? पिनरई विजयन और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। और इसी तरह आपको ये भी बता दें कि ये जो ऐप होगा ये डॉक्टर्स की हेल्प करेगा क्योंकि इसमें जितने भी सांप वहाँ पर पाए जाते हैं सबके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो अगर पता चलता है कि अमुक सांप ने काटा है तो उसके जहर के मुताबिक उसका इलाज वहाँ पर किया जाएगा। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर बनेगा? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, पटना में बनाया जा रहा है भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। तो फ्रेंड्स अगर कोई क्वेश्चन उसमें पहला शब्द जुड़ गया तो ये अपने आप ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है। तो याद रखिएगा इसको कि पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये बन रहा है कहाँ पर? पटना में, गंगा नदी के किनारे। तो आपको ये भी बता दें कि डॉल्फिन को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत हाईली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है और इसे 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये रिपोर्ट अभी हाल ही में किस संस्था ने जारी की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप हल्के मत लीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है बहुत सारे परीक्षाओं में। तो इसका सही जवाब होगा क्या? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि विश्व बैंक ने इसे जारी किया है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व बैंक ने हाल ही में ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी शीर्षक से अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। यह रिपोर्ट केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 13 फरवरी 2021 को जारी की गई थी और इस रिपोर्ट में गरीब घरों तथा सड़क दुर्घटना के प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख किया गया है। यह रिपोर्ट भारत में गरीबी, सड़क दुर्घटनाओं, असमानता के बीच संबंधों पर भी प्रकाश डालती है। तो मुख्य बिंदु क्या है? इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत में दुनिया के केवल 1% वाहन हैं, जबकि सड़क दुर्घटनाएं हैं भारत की वैश्विक, मतलब कि ये देखा जाए तो पूरी दुनिया में अगर 100 वाहन हैं तो भारत में उस अनुपात में केवल 1 वाहन है। और पूरी दुनिया में जितनी घटनाएं होती हैं तो वाहन दुर्घटनाओं की जो समस्या है भारत में 11% है, यानी कि यहाँ पर जो औसत है बहुत अधिक है। इस रिपोर्ट में खुलासा ये भी किया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं का सामाजिक आर्थिक बोझ गरीब परिवारों पर पूरी तरह से वहन किया जाता है और विश्व बैंक के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं का गरीब परिवारों पर
बहुत ही विनाशकारी और असमान प्रभाव पड़ता है और यह परिवार को गरीबी बहुत नहीं बल्कि बहुत ही गहरी गरीबी में धकेल सकता है। अगर कोई एक गरीब व्यक्ति है और वो मान लेते हैं कि रोज़ परिश्रम करता है, मजदूरी करता है, अगर सड़क दुर्घटना में वो अपंग हो जाता है तो उसका परिवार फिर खाने के लिए भी मर जाता है। तो इस प्रकार से है ये, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिजेबिलिटीज रिपोर्ट जारी की गई है विश्व बैंक के द्वारा। निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम को देशव्यापी रूप दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप यानी कि MGNF। ठीक है, तो इसे जो है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा IIM के साथ इसे लॉन्च किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ, इसमें अभी भी आवेदन चल रहे हैं। तो दोस्तों, जिला स्तर पर कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने 9 IIM के सहयोग से महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप 2021-23 की शुरुआत की है। अभी भी अखबारों में आप इसका जो एडवर्टीजमेंट होता है वो आ रहा है, आप देख सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको एडवर्टीजमेंट नहीं मिल रहा है तो आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम से पढ़ा सकते हैं, वहाँ पर इसका मैं एडवर्टीजमेंट अभी शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में। इसमें यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित IIM भी शामिल है और इस कार्यक्रम में चयनित छात्रों को पहले वर्ष 50,000 रुपये, दूसरे वर्ष 60,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। ग्रेजुएट पास छात्रों के लिए यह बड़ा मौका है। इच्छुक उम्मीदवार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पंजीकरण जो है वो 27 मार्च तक खुला है। यह कार्यक्रम विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम संकल्प। तो यहाँ पर देखो, जो संकल्प है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि संकल्प का फुल फॉर्म क्या है। तो संकल्प का मतलब है कौशल संवर्धन और आजीविका संवर्धन के लिए ज्ञान जागरूकता, ये है संकल्प, यानी कि स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड, तो ये है संकल्प। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने खुद को 28 फरवरी तक, वेरी सोन, बहुत जल्द, कोविड-19 मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये राज्य है ऑप्शन सी, पुडुचेरी या पांडिचेरी। तो ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर आप जाएंगे बिल्कुल नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? तमिलनाडु मिलेगा। ये जो पोर्शन है बस यही है हमारा पांडिचेरी। ठीक है, तो पांडिचेरी की जो खास बात है वो क्या है? जो यहाँ पर LG हैं उपराज्यपाल, वो कौन है? वो हैं किरण बेदी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है फिलहाल और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है V नारायण स्वामी, ये आपको याद रखना है। और पुडुचेरी भारत गणराज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले पुडुचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश था जिसे 4 पृथक जिलों का समावेश बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, अब बारी है आज के सभी प्रश्नों के रिवीजन की, यानी कि 2 डेज रिवीजन। तो आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। इरेडा की स्थापना कब की गई थी? 1999 में। 1999 में सरकार ने निजीकरण के लिए कितने बैंकों का प्रारंभिक चयन किया है? सही जवाब होगा 4 बैंक। भारत जल्द ही अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। इसकी मारक क्षमता होगी 160 किलोमीटर। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 11 फरवरी से और एक किताब आई है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड न्यूज। किताब लिखी गई है मेघना पंत के द्वारा, हालांकि अभी मार्केट में नहीं है। महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? तो बहराइच में हो रहा है और इसकी जो ऊंचाई है वो 4.2 मीटर है। हाल ही में रेडमी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। और किस राज्य ने खुद को 28 फरवरी तक कोविड-19 मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो सही जवाब होगा इसका पुडुचेरी। और किस देश की क्रिकेट टीम ने 100 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच T20 के अंतर्गत खेला है? तो ये टीम है पाकिस्तान और ऐसा करने वाली ये दुनिया की पहली टीम भी बन गई है। हाल ही में जारी कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स जारी किया है ICICI लॉम्बार्ड ने। और बच्चों पर आधारित कितनी पुस्तकों को पराग सम्मान सूची में शामिल किया गया है? तो कुल 35 किताबें हैं। स्नैकपीडिया नामक जो मोबाइल ऐप है इसे केरला ने लॉन्च किया है। और भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये बनाया जा रहा है पटना में गंगा नदी के तट पर। ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसेबिलिटीज नामक जो रिपोर्ट है ये विश्व बैंक ने जारी की है। और यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम को देशव्यापी रूप दिया है? तो सही जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हो गया फास्ट रिवीजन। और अब बारी है क्विज नंबर 16 की।
कल मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था कि वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है। बहुत सारे लोग अब वीडियो को वॉच कर रहे हैं और मुझे बहुत ही खुशी है कि बहुत सारे लोग आंसर भी लिख रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आप जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं इसका पुरस्कार आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। मैं यहाँ पर आपका नाम फीचर कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरी यहाँ पर लिमिटेशन है, मैं एक से अधिक नाम नहीं शो कर सकता। वैसे मेरा मन करता है मैं सबके नाम को शो करूं, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल आज नाम फीचर हो रहा है किसका? विशाल जायसवाल का। इन्होंने बहुत ही अच्छा बताया है कि वेम्बनाड झील केरल के कोट्टयम जिले में है। यह केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। गहराई इसकी है 12 किलोमीटर। स्थानीय लोग इस झील को कयाल या कोच्चि झील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये है आंसर। और आपको बता दें कि ये जो झील है ये चर्चा में क्यों आई। तो 31 जनवरी को जब आपने मन की बात कार्यक्रम को सुना होगा तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोट्टयम में लकवे से ग्रसित बुजुर्ग NS राजप्पन की स्वच्छता के प्रति समर्पण की कहानी भी सुनाई। उन्होंने बताया कि राजप्पन बुजुर्ग और दिव्यांग होने के बावजूद पिछले कई सालों से नाव से स्थानीय वेम्बनाड झील में जाते हैं और झील में फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलें बाहर निकाल कर ले आते हैं। उन्होंने कहा कि सोचिए राजप्पन जी की सोच कितनी ऊंची है। हमें भी राजप्पन जी से प्रेरणा लेकर स्वच्छता के लिए जहां संभव हो अपना योगदान देना चाहिए। और अब बारी है क्विज नंबर 17 की। तो आज का क्वेश्चन होगा कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। आपके ऑप्शंस हैं भीलों का, गारों का, गुंडों का या फिर कोलियों का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल अगर आपको पसंद है, वीडियो को आप सपोर्ट करते हैं तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।